धातु और अधातु अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स ऐसा लगा क्योंकि बहुत ज्यादा हम पढ़ने वाले। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सिट हियर, इधर इधर ओंघाल पोंघाल टकरा नहीं जाना ग्राम, उधर जा। चलिए शुरू किया जाए। धातु और अधातु की बात आज हम शुरू करने वाले हैं। रसायन शास्त्र का तीसरा पाठ, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है और रसायन शास्त्र का सबसे बड़ा पाठ है, समझे, बहुत बड़ा अध्याय है, लगभग अच्छा खासा समय इसमें खपत होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं धातु और अधातु की कहानी को। आज इसका पहला क्लास है, चलेगा लंबा समय ये थोड़ा सा। ठीक, धातु और धातु का नाम तुमने कभी सुना? सुना कभी? सुना होगा। इससे पहले हम लोग क्लास 8 में इसकी बात किए थे, क्लास 8वां में इसके बारे में पढ़े थे और इसकी थोड़ी सी झलक हमने क्लास 9th में भी देखा था। याद आया कुछ? क्लास 9th में किस पार्ट में हमने इसके बारे में पढ़ा था? पदार्थों के वर्गीकरण की जब पढ़ रहे थे वहां पर पढ़े थे। पदार्थों के वर्गीकरण, रसायन आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत किया गया था, याद है? 9th में पढ़े थे। तत्व, यौगिक और मिश्रण, याद आया? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व के बारे में हमने पढ़ा था, तत्व के बारे में पढ़ा था। ये तत्व ही, ये तत्व को ही कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था, धातु और अधातु। धातु और अधातु की थोड़ा सा गुण की चर्चा हमने क्लास 9 में किया था। अगर कॉपी होगा घर में तो उल्टा के देखना, लिखा हुआ होगा उसमें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वापस रिपीट होगा। सारा गुण जितना पढ़े 9 में वो सब फिर से चर्चा होगा। वो तो छोड़ो, इससे बहुत ज्यादा हम आगे पढ़ने वाले हैं, समझे? तत्वों को कितने भागों में बांटा गया था? तत्व को 2 भागों में बांटा गया था। तत्व कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन? धातु और अधातु। मुख्य रूप से 2 भागों में, धातु और अधातु। लेकिन तत्व का एक तीसरी श्रेणी भी हमने पढ़ा था, उपधातु। तत्व की एक तीसरी श्रेणी जो इन दोनों के बीच का होता है, ये दोनों के बीच का होता है, उसका नाम क्या है? उपधातु। समझे? धातु और धातु दोनों का गुण इसमें पाया जाता है उपधातु में। धातु का भी गुण और अधातु का भी गुण, दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। ये तीसरी श्रेणी है, इसकी चर्चा बहुत कम करेंगे, आगे होगा, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस इसी दोनों पर है। ठीक है, उपधातु के बारे में ज्यादातर हम पढ़ेंगे, तत्वों के वर्गीकरण जब आएगा चैप्टर अपना, रसायन शास्त्र का पाठ आगे आएगा तो उसके बारे में पढ़ना है। हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में? धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, एक तीसरी श्रेणी भी होता है उपधातु। देखिएगा धातु के बारे में एक एक करके हम दोनों के बारे में बात करेंगे। धातु के बारे में क्या है? धातु के बारे में तुम्हें क्या क्या बात ध्यान रखना है? अभी तक टोटल बात किया जाए तो अभी तक कुल मिलाकर के लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितना लगभग में? लगभग में 118 तत्वों की क्या हो चुकी है? हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि अभी तक में टोटल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118। कुछ तो प्रकृति में मौजूद है और कुछ बाकी सब वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में क्या किया, उसको संश्लेषित करने का काम किया। बात समझ में आ रही है? लगभग 92 तत्वों को वैज्ञानिक ने से ही खोज लिया, बाकी जो बचा उन सबको प्रयोगशाला में ही कहीं क्या किया, उसको संश्लेषित किया, वैज्ञानिकों ने उसको बनाया। बात समझे? तो इसमें से 118 में से लगभग 2/3, 118 तत्वों में से लगभग कितना? लगभग 2/3 जो है ना, लगभग 2/3 क्या है? धातु। यानी कहने का मतलब ये कि तत्व में सबसे ज्यादा किसकी संख्या है? धातु की संख्या।
तत्व में लगभग सबसे ज्यादा किसकी संख्या है? धातु का। और उसके बाद अधातु की संख्या, और जो बचेगा कुछ इसमें होगा उपधातु में आएगा। बात समझ में आया? धातु और अधातु के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है, स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है, लेकिन दोनों के गुण में बहुत फर्क है। दोनों का अपना अपना कुछ खास गुण है, और दोनों का गुण कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करते, दोनों गुण अलग अलग है। बात समझे? दोनों गुण क्या है? अलग अलग है। बात समझ में आया? तो अभी तक में टोटल कितना? 2/3 ये है, अब बाकी जो बचा लगभग में ये दोनों मिलाकर के होगा। समझ में आया बात? कभी आवर्त सारणी देखे हो? आवर्त सारणी में बाईं ओर, आवर्त सारणी में एक सीधी नुमा जो है लकीर होता है, सीधी नुमा लकीर, इस तरह से, समझे? बाईं साइड में, ये दाएं साइड, सॉरी दाएं साइड हुआ ना, ये दाएं साइड में क्या होता है? दाएं साइड में और धातु पाया जाता है, और बाएं साइड में क्या पाया जाता है? धातु। समझे? क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा, आवर्त सारणी के ये सीधी नुमा लकीर के बाईं ओर क्या पाया जाता है? हाँ, अब दाईं ओर और धातु पाई जाती है। बात समझ में आया? अच्छा, तुम सोच रहे होगे कि ये धातु और धातु को हमारे लिए क्या काम है, इसको हम क्यों पढ़े, इसका क्या काम है अपने जीवन में? कोई काम है धातु का? कोई जीवन में काम है मानव जीवन में? सोचो, क्या धातु का मानव जीवन में कोई काम है? तुम पहले कहोगे धातु, पहले जानेंगे तब तो कौन कौन धातु होता है। धातु में जैसे हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब नाम सुने हो नहीं? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब धातु हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सब क्या है? और धातुएं। सभी चीजें तुम्हारे मटेरियल्स में लिखा है, स्टडी मटेरियल्स में, ठीक है? तो अब जब तुमने नाम सुन लिया धातु का, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हाँ, धातु का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग बहुत है कि नहीं? हा? धातु में सबसे ज्यादा लोहा उपयोग होता है। सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? लोहा का। बाकी सभी धातु का उपयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है? लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, सोना का, चांदी का, ये सब बहुत उपयोग होने वाला चीज है। तुम सभी नाक मुंह पहनी हुई है ना? क्या पहनी है? सोना पहने हुए। लड़का बेचारा कुछ नहीं पहनते हैं, बहुत पहले तो घड़ी पहले तो घड़ी में है जी, देखो ये भी क्या स्टील है, ये स्टेनलेस स्टील, ये लोहा का बना हुआ है। इसके बारे में पढ़ाएंगे आगे तुम्हें। स्टेनलेस स्टील लोहा का मिश्रण बना हुआ है, बहुत इसमें मिला हुआ है, ठोस होता है, इसमें जंग कभी नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील ये भी तो धातु का है, लेकिन इसका बहुत महत्व है, समझे? आयरन का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है, समझे? तो इस तरह से हम लोगों के दैनिक जीवन में धातु का बहुत उपयोग होता है। बहुत सारे घर में बर्तन देखी होगी तुम लोगों ने, बर्तन, तो सब बर्तन किस चीज का बना हुआ है? एल्युमिनियम का, या तो कुछ तांबा का भी होगा घर में बर्तन, कुछ लोहा का भी होगा बर्तन है। सोना का बर्तन है? क्यों नहीं? सोना का बर्तन क्यों नहीं है आपके पास? बहुत महंगा होता है। चांदी बहुत महंगा होता है। महंगा किसने बनाया उसे? महंगा किसने बनाया उसे? बताइए। महंगा उसे हम सब ने ही बनाया, मानव ने ही बनाया उसे महंगा। जो चीजें जितना उपयोग होगा उस महंगाई उसका बढ़ेगा ही। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सोना पहनते क्यों? सोना पहनने के पीछे कोई और वजह नहीं, सिर्फ सुंदरता है, और कोई वजह नहीं है। लड़की जाती है, लड़की जाती है पहनते नहीं की है, यही बात है ना। कभी आप लोग मम्मी से पूछे हो कि मैं मम्मी ये क्यों पहनूं, कान में सोना का क्यों पहनूं, मैं चांदी का, क्या जरूरी सबका? कोई जरूरी हमारे जीवन में? हाँ, लड़की छिटपिन भी नहीं की है, लड़की पीने से सब है कि नहीं बात है? हम पिन लिए तो पिन, और कुछ नहीं, बस सुंदरता है इसके पीछे कारण। सोना पीला चमकता है, अच्छा दिखता है, पीला चमकता है, तो उसका आभूषण बड़ा अच्छा लगता है देख करके।
बस यही वजह है, समझे। सोना जैसा कीमती खुद बनना नहीं चाहेगा, लेकिन सोना जरूर पहनेगा वो, है। पहले तो खुद महंगा बनो, तब तो महंगा चीज एक्सपोर्ट करो। बात समझ में आया? तो समझ में आया धातु का उपयोग हम लोगों के जीवन में कहां कहां है। यही नहीं, सिर्फ बर्तन बासन बनाने के लिए नहीं बने धातु, धातु का उपयोग और भी है। कहां? सैनिक का जितना सामान बनता है, गोला बारूद बंदूक बंदूक जो है सब, वो टोटल इतना, जहाज, बड़े बड़े जहाज, एरोप्लेन, ये सब बन रहा है। ये सब में क्या चाहिए? इस सब में धातु चाहिए ना, है। मैग्नीज, क्रोमियम, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, ये सब का उपयोग वहां पर बहुत हो रहा है, समझे। बड़े बड़े जहाज जो पानी का होता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो इन सब के उपयोग को हम बोलते हैं सामरिक, सामरिक उपयोग या सामरिक उद्देश्य इसका उपयोग किया जाता है। इसका सामरिक महत्व है। अगर ये धातु नहीं होता तो सोचो आज हम लोगों का मानव जीवन थोड़ा अधूरा हो जाता। होता कि नहीं होता? बहुत अधूरा हो जाता, समझे। तो इन सब का बहुत क्या है अपने जीवन में महत्व है। तो इतनी ज्यादा धातु के महत्व होने की वजह से हमको इसके बारे में जानकारी लेना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे कहानी बढ़ाएं। धातु अधातु ये तुम लोगों ने जान लिया सभी। अब हम इसके बारे में बारी बारी से इसके गुणों की चर्चा करेंगे। किसके गुणों की चर्चा करेंगे? धातु की और अधातु के गुणों की चर्चा हम करेंगे। धातुओं का भौतिक गुण, दोनों गुण की चर्चा करेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? धातुओं का भौतिक गुण या धातुओं के भौतिक गुण, क्या रहने दीजिए, धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक ना। तब इसके रासायनिक गुण की बात करेंगे। जब ये दोनों बात कंप्लीट हो जाएगा तब हम अधातु की तरफ जाएंगे। क्या लिखे? धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या इसका नाम सुने कभी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा की है, बताए भी थे तुम लोगों को। हमारा टॉपिक यहाँ पर ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये नहीं अपना टॉपिक। ये हम लोगों का टॉपिक सिर्फ ये है कि धातुओं के भौतिक गुण को जानना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या? धातुओं को जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, जब धातु का आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, तो उसके बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाह्यतम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन या तो 1 बचेगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। याद आया कुछ? धातुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, 2 या 3। अगर किसी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो हम क्या समझेंगे? अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, अगर उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, हम क्या समझेंगे? बताओ क्या समझेंगे? कि वो धातु है। लेकिन अपवाद है वो, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों के भी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 होता है, हीलियम में 2 होता है। तो क्या वो धातु हो गया क्या? नहीं, वो धातु नहीं है। अपवाद में है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों अपवाद है। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 होता है, लेकिन ये धातु में नहीं आता है, समझे। ये धातु में नहीं आता है, समझ में आ गया? तो अधिकतर जितने भी तत्व होंगे, अगर उसके बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो धातु है। उदाहरण के तौर पर देखना जरा, मान लीजिए हम लिखते सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11, सोडियम परमाणु संख्या 11। जब इसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे आप तो 2, 8, 1, 8 10 1 11, इस तरह से होता है। उसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है बता? मैग्नीशियम 12 होता है।
जब इसको तोड़ोगे तब क्या पाओगे? 2 8 2। इसी को बोलते हैं बायतम कक्षा। सबसे बाहर इसी को बोला जाता है बायतम कक्षा, बायतम सेल। बायतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? यहाँ पे 1 है, 2 है, इसे आप क्या बोलोगे? धातु। बात समझ में आया? उसी तरह से एल्युमिनियम ले लो। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना होता है? 13। जब तोड़ोगे तो 2 8 बायतम कक्षा में 3 चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बायतम कक्षा में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो हो जाता है धातु। अपवाद में ये दोनों, इसको छोड़ करके बात कर रहा हूं मैं। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया बात? तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन एक जरूरी नहीं घर में लिखना, ठीक है ना? आगे बढ़ो क्या? याद हो गया सबको? क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे? तुमसे सवाल ये पूछेगा कि बताइए धातुओं के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 2 या 3। समझे? क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि किसी तत्व के बायतम कक्षा में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बताइए वो क्या है? धातु है कि अधातु है? वो क्या है? धातु है। उम्मीद है तुम लोगों की समझ में आ गया होगा बात। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बात समझ में आ गया तो अगला गुण भी तुम समझ जाओगे, विद्युत धनात्मक गुण। ये क्या होता है भाई विद्युत धनात्मक गुण? आइए समझिए इसको। विद्युत धनात्मक गुण मतलब क्या? धातु का ये गुण होता है, पंखा होगा भाई, इतना गर्मी लगता है मैं कैसे पढ़ूंगी? इतना गर्मी में कोई पढ़ता है क्या? आप पढ़ा रहे हैं गर्मी में। अब पढ़ कौन चैप्टर रहा है? धातु। धातु भाई इसका गुण तो तुम्हारे अंदर आना चाहिए ना। लोहा तभी मजबूत होता है जब वो प्रबल आग में तपता है। सोना तभी चमकता है जब वो आग में उसको तपाया जाता है। और सिंपल इस गर्मी में तुम लोग, अरे बाप रे पसीना चल रहा है, तो कैसे बनोगे तुम सोना चांदी से भी महंगा? जब तुम इतना सिंपल पसीना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, सिंपल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे चलेगा भाई बताओ तुम? बोलो। मम्मी पापा तो ये बात बताई नहीं कभी, सिर्फ सोना पहना दिए। भाई सोना गुण है। समझ में आए बात? हाँ आइए भाई अपने टॉपिक पे वापस। विद्युत धनात्मक गुण का मतलब ये हुआ कि धातु क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। धातु धनात्मक क्यों होते हैं? धातु क्या करता है? धातु अपने बायतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको दे देता है दूसरे को। भाई ले ले तू, दान कर देता है। बड़ा दानी आदमी है ये। कौन? हाँ दानी आदमी है, समझ रहे हो? दानी है, दान करेगा ये। इसके बायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को दे देगा। ले, ये भी दे दिया, ले जाओ ले जाओ, हटा, दे दिया। ऐसी देने के गुण के कारण कैसे क्या होता है? यही देने गुण के कारण इसे क्या बोलते हैं? विद्युत धनात्मक गुण बोलते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? जैसे देखो सोडियम, सोडियम के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है सोडियम के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। मैग्नीशियम के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एल्युमिनियम के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ये त्याग करेगा। समझा? ये क्या करेगा? त्याग। और इसी त्यागने के गुण के वजह से इसे क्या बोला गया है? धनात्मक। अरे भाई जो धनी व्यक्ति होगा वही तो दान देगा ना दूसरे को, है? ये बेचारा धनी व्यक्ति है, इसके बायतम कक्षा में से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, ले जो, हटा, दान दे देता है। किसको? जिसको चाहिए उसको देगा। अभी पता नहीं किसको चाहिए, उसके बाद बात करूंगा। फिलहाल तुम्हें बात समझ में आ गया विद्युत धनात्मक गुण? बोलो कोई दिक्कत? सोडियम, जैसे देखिए सोडियम का भी उदाहरण दिया था हमने। सोडियम बायतम कक्षा में 2 8 1, इसको क्या कर देगा? ये त्याग। सोचो जब इसको त्याग करेगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तब इसके बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? तब इसके बायतम कक्षा में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। अब ये अस्थाई हो गया। अभी क्या हो गया?
अस्थाई हो गया। अब भाई इसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, अब हम न्यूट्रल हो गए। लेकिन ये जो 2 8 है, इस 2 8 को बोला जाता है 8 2 10। टोटल कितना हो जाएगा? 10। यानी कि ये जो है ना, जब ये बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचता है तो अपने निकटस्थ अक्रिय गैस के जैसा व्यवहार करता है। इसके नजदीक में जो अक्रिय गैस होगा उसके जैसा ही व्यवहार करेगा। तो इसके 8 2 10 किसका होता है? नियोन का। 8 10 किसका होता है? नियोन का संकेत। यानी तो नियोन क्या हो गया? नियोन हो गया अक्रिय गैस। इसके जैसा व्यवहार हो जाएगा किसका? सोडियम आयन का। इसको आयन बोलेंगे हम, अब सोडियम नहीं बोलेंगे खाली। सोडियम आयन क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तुम्हें ये बात पता होगा, 9 में बता चुका हूं सब बात। ये टोटल बात 9 का है। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 1, लेकिन सोडियम आयन के बाह्यतम कक्षा में कितना है? 8। ये दोनों बात अलग अलग चीज है। ये है परमाणु। ये क्या है भाई? परमाणु। पर ये क्या है? आयन। सही बोलो, ये क्या है? आयन है। तो सोडियम परमाणु बोले तो आप ये बोलोगे Na। सोडियम का परमाणु संख्या पूछे तो क्या बोलना आपको? 11। अगर पूछे सोडियम आयन का परमाणु संख्या बताओ, तब कितना बोलोगे आप? 10। 8 2 10। समझ में आया बात? दोनों अलग अलग चीज है, कोई दिक्कत नहीं। और भी एग्जांपल देखो, तुम्हारे मटेरियल में दिया हुआ है कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना? कैल्शियम 20 होता है। कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम का जब तोड़ोगे कितना आएगा बाह्यतम कक्षा में? कैल्शियम सी ए होता है 20। जब इसको तोड़ोगे क्या आएगा? 2 8 8 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। हटाओ, 2 दे दिया किसी को। अब दे दिया तो बाह्यतम में कितना बचा? अब बाह्यतम में 2 8, बाह्यतम 8 बचेगा। तो बाह्यतम कक्षा में जब 8 बचेगा, इसका अष्टक हो गया पूरा, अभी हो गया अस्थाई। जिसका अष्टक पूरा हो जाएगा, चाहे वो धातु, चाहे वो आयन लेकर के हो या फिर दे करके हो। देने वाला बाद में करूंगा। ये तो त्याग कर दिया है, ये त्याग किया 1 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो कोई ग्रहण किया हो गया, वो ग्रहण करने वाले बात में करेंगे। तो 8 8 16 2 कितना हो गया? 18। 18 परमाणु संख्या किसका होता है? 18 होता है आर्गन का। आर्गन का। तो ये कैल्शियम आयन का व्यवहार, कैल्शियम आयन सी ए कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया? ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए यहां पर लिखा जाता है +2। क्या लिखा जाता है? +2। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 3 प्लस। तो ये आर्गन के जैसा व्यवहार करेगा। क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि कैल्शियम आयन अपने निकटस्थ कौन से अक्रिय गैस के साथ व्यवहार करेगा? आर्गन के जैसा व्यवहार करेगा। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? ये कि विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है? धातु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अस्थाई होता है। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको त्यागने का गुण इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? विद्युत धनात्मक। एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक याद रखोगे, ध्रुव से धनात्मक, ध्रुव से धातु। क्वेश्चन पूछता है कि धातु सामान्यतः होता है विद्युत धनात्मक। धातु सामान्यतः होते हैं, ऑब्जेक्टिव में देगा धातु सामान्यतः होते हैं, ऑप्शन में दे देगा। तो क्या बोलोगे? धातु, हाँ, ध्रुव से धातु, ध्रुव से धनात्मक। इससे आप याद रखना, कोई तकलीफ? अगला गुण है आघात वर्धनीय। तीसरा गुण होगा ना? कौन सी गुण हो गए? क्या हुआ? नहीं, पहला नहीं, तीसरा है ना। 3 तो चलो देखो, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। समझिए, आघात मतलब होता है चोट। आघात मतलब क्या होता है? चोट दो, मतलब उसको चूड़ो, थोड़ो, पीटो, तो वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, बल्कि वो फैलेगा। समझे? आघात वर्धनीय मतलब उसको चोट बर्दाश्त करने की क्षमता है, भले बेचारा फैल के चितांग हो जाए, लेकिन ये क्या करेगा? ये दर्द को बर्दाश्त करेगा। फैल जाएगा से ठीक है, लेकिन जल्दी टूटेगा नहीं। हाँ, टूटेगा कब? जब खूब चुड़ते चुड़ते थुड़ते फुटते रह गए, तब बेचारा अंत में टूट जाएगा। लेकिन धातु के अंदर गुण ये पाया जाता है कि धातुओं को जब हम हथौड़े से पीटेंगे
चूड़ेंगे तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, बल्कि वो फैल जाएगा। क्या होगा? वो चादर की तरह फैलेगा। तो धातुओं के अंदर ये गुण पाया जाता है, किसका? आघात वर्धनीय का। यानी धातु दर्द को बर्दाश्त करता है, चोट को बर्दाश्त करता है, बस फैल जाता है। और इसी फैलने गुण के कारण धातु से बनाया जाता है बर्तन। समझे? फैलने गुण के कारण ही धातु से क्या बनाया जाता है? बर्तन। या धातुओं के बहुत सारा औजार बनाए जाते हैं। समझे? खुरपी देखी तुम लोगों ने? खुरपी देखे होगे। तो खुरपी कैसे बनाया जाता है? उसको चूड़ के ही बनाया जाता है, पीट के ही बनाया जाता है। खुरपी हो, कचिया है, उस सब को भी कैसे बनाया जा रहा है? हथौड़ी से पीट करके। कभी गया होगा लोहार के पास तो देखा होगा तुम लोग। समझे? वो क्या करता है? उसको हथौड़ी से पीटते रहता है उसको, ताकि वो फैले। तो धातु के अंदर ये गुण है, तब तो उसको ऐसे कर रहे हैं। अगर ये गुण नहीं होता तो मैं क्या उसको पीटता? लेकिन धातु के अंदर किसका गुण है? आघात वर्धनीय का गुण है। धातुओं को पीटने पर ये फैलता है चादर की तरह। कोई दिक्कत है? बोलो। हाँ बोलो, कोई तकलीफ नहीं ना? हाँ, धातु तो बहुत ज्यादा है, धातु की संख्या तो बहुते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन है? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन है? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है सोना। सोना एवं चांदी। सोना एवं चांदी। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा? सोना। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में देगा, या दोनों दे दे। सोना एवं चांदी सबसे ज्यादा घात वर्धनीय है। ये बहुत पतला पत्थर बनाया जा सकता है इसको पीटते 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 पीटते। इतना पतला कि जितना कागज पतला है ना, उतना पतला बनाया जा सकता है सोना से। सोचो कितना घात वर्धनीय है ये, सोना और चांदी दोनों। कोई दिक्कत? तो याद रखने बात ये, कोई दिक्कत ना, आगे बढ़े। आघात वर्धनीय के बाद अगला गुण कौन सा है? अगला गुण है तन्यता। चौथा गुण है, ठीक कर लो, तन्यता चौथा गुण। चौथा गुण कितना कौन सा है? तन्यता। तन्यता मतलब क्या होता है? तन्य मतलब खींचो उसको, उसको खींचोगे तो वो तार की तरफ नमरता चला जाएगा, तार इतना पतला। और यही तन्य गुण के कारण इससे बनाया जाता है तार। क्या बनाया जाता है? तार। जितने भी बिजली में तार उपयोग हो रहा है वो तांबा का बनता है। किसका बनता है? बिजली में जो तार उपयोग हो रहा है उसमें क्या रहता है? तांबा रहता है, या फिर एल्युमिनियम रहता है, या फिर क्या रहता है? एल्युमिनियम। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। अधिकांश धातुएं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं, गुण शायद आगे आएगा, समझे? लेकिन तांबा और एल्युमिनियम, इससे करंट प्रवाहित होता है और इसका ज्यादा उपयोग होता है। सोना चांदी से भी होता है, लेकिन वो महंगा होता है, उसका तार हम बना नहीं सकते। उसका तार बहुत महंगा होता है, खरीद पाओगे क्या उतना महंगा? तांबे का तार इतना महंगा होता है कि लोग बहुत कम खरीदा तांबा। हालांकि घर में वायरिंग करना होता है तो महंगा खरीद लेता है, लेकिन सस्ता में कम निपटा लेते एल्युमिनियम लगा करके। समझे? तो सबसे ज्यादा तन्य होता है सोना। सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है? सोना और चांदी। सोना और चांदी सबसे ज्यादा तन्य है। क्यों? क्योंकि इससे जो है ना बहुत पतली तार बनाई जा सकती है, बहुत पतला तार। इतना पतला जितना बाल अपना पतला है ना, उतना पतला तार बन सकता है। किससे? सोना से। तांबा से भी बनता है पतला तार। तांबा पतला तार तुम लोग देखा भी होगा, पंखा की वायरिंग जो होता है या मोटर का जो वायरिंग होता है, वो सब में देखो कितना पतला तार होता है। देखा कभी? एकदम महीन पतला तार होता है। वो इतनी पतला गुण किसके वजह से होता है? ये तन्य गुण के वजह से ही हो रहा है। तन्यता गुण पाया जा रहा है, इसी कारण से इससे तार बनाया जा रहा है। आया समझ में? तो क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा है? क्या बोलोगे आप? सोना और चांदी। सोना और चांदी। 1 ग्राम सोना से, सोचो 1 ग्राम सोना से आप 1 ग्राम सोना लेकर के अगर उसको तार बनाया जाए ना, तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार जा सकता है। सोचो 1 ग्राम कितना छोटा होता होगा, और वो तार होगा अपना बाल इतना पतला। इतना तन्य धातु है सोना। और यही तन्य गुण के कारण, चमकने गुण के कारण, निखरने गुण के कारण हम इसका क्या उपयोग करते हैं? आभूषण उपयोग करते हैं।
जब इसका आभूषण बनता है तो एकदम पतला से पतला करके इसका उपयोग होता है, समझे। लेडी जो गिरमल हार पहनती है, कहता तो कोक लटका के इन्ने से सब सब कितना पतला पतला बनाया जाता है, देखिए वो कितना, समझे। तो वो सब तन्य गुण के वजह से ही हो रहा है। कोई दिक्कत? पांचवा गुण क्या है? ये पांचवा गुण द्रवनांक, द्रवनांक एवं क्वथनांक। क्वथनांक देखिएगा, द्रवनांक क्वथनांक क्या होता है? द्रवनांक मतलब क्या? द्रवनांक मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाए, उस ताप को क्या बोला गया है? द्रवनांक। और जिस ताप पर कोई पदार्थ, कोई द्रव उबलने लग जाए उसे हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक। ये सब तो 9th में पढ़े हैं। धातु का द्रवनांक और क्वथनांक सामान्यतः उच्च होता है। धातु का द्रवनांक और क्वथनांक सामान्यतः क्या होते हैं? उच्च, बहुत ज्यादा, ठीक है। धातु के द्रवनांक और क्वथनांक की बात करें तो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। बस इतना ही बात याद रखना इसमें। धातु के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि धातु के द्रवनांक और क्वथनांक होते हैं, क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है, अपवाद में याद रखो, सोडियम का, पोटेशियम को, ये सब क्या है? ये सब कम द्रवनांक, कम क्वथनांक वाला है, क्योंकि ये कम द्रवनांक और क्वथनांक पर ही क्या होता है? ये पिघल करके उबलने लग जाता है। बात समझे? ये और उसी तरह देखो गैलियम और सीजियम का भी, गैलियम और सीजियम का द्रवनांक क्वथनांक तो और भी ज्यादा क्या है? कम, इतना कम कि ये कम ताप पर क्या होते हैं? ये उबलने लग जाते हैं। याद रहेगा बात है? धातु के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अपवाद में किसको याद रखना है? सोडियम और पोटेशियम। ये सब क्या है? कम ताप पर ही, कम ताप पर ही क्या होते हैं? उबलने लगते हैं पिघल करके। और गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम ऐसा है, ये और भी कम ताप पर पिघल जाता है, उबल जाता है। ये सब अपवाद, इसको साइड करके रखना। लेकिन अधिकांश धातु क्या होते हैं? अधिकांश धातु उच्च ताप वाले होते हैं। उच्च ताप पर वो उबलेगा भी और पिघलेगा भी, ठीक है। तो आज की क्लास को क्या दिया जाए? विराम। इसकी चर्चा हम कल आगे करते हैं। 5 गुण की चर्चा मैंने आज किया, बाकी गुण कल कंप्लीट होगा। कल ही हम धातुओं के रासायनिक गुण की भी चर्चा करेंगे।